गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संघवाद की, यानी फेडरलिज्म की। जी। और खास तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये कैसे काम करता है। हमारे पास जो सामग्री है वो भारत में संघवाद पर एक अकादमिक नजर डालती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है संघवाद की गुत्थी सुलझाना। ये है क्या, भारत में इसका क्या मतलब है, इसकी खास बातें क्या हैं और रोजमर्रा में ये कैसे नजर आता है। हाँ, खासकर स्थानीय सरकार के स्तर पर, है ना? जी बिल्कुल। सोचिए, ये भारत जैसे विशाल और रंग बिरंगे देश में सत्ता के बंटवारे का एक तरह से नक्शा है। हाँ, और ये समझना दिलचस्प है कि देश कैसे अपनी विविधता संभालते हैं। देखिए, बेल्जियम ने कैसे केंद्र की ताकत कम करके राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए। हाँ वो एक तरह से संघवाद की तरफ बढ़ा। बिल्कुल। वहीं श्रीलंका में ज्यादातर ताकत केंद्र के पास ही रही, एक तरह की एकात्मक व्यवस्था। तो ये दिखाता है कि अलग-अलग समूहों को साथ रखने में संघवाद कितना अहम हो सकता है। सही कहा। और ये बात भी सोचने वाली है कि दुनिया की करीब 40% आबादी ऐसे ही संघीय देशों में रहती है। 40%? काफी ज्यादा है। हाँ, ये विविधता वाला पहलू वाकई बहुत जरूरी है। तो आखिर ये संघवाद है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां ताकत केंद्र सरकार और देश के अलग-अलग हिस्सों जैसे राज्य या प्रांत के बीच बटी होती है। मतलब ये एकात्मक सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां सारी ताकत एक ही जगह यानी केंद्र सरकार के पास होती है। जैसे श्रीलंका का उदाहरण लिया। हाँ बिल्कुल। जैसे श्रीलंका का उदाहरण आपने दिया, वहां केंद्र चाहे तो राज्यों को आदेश दे सकता है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर बात का आदेश नहीं दे सकती। अच्छा। राज्य सरकारों के पास अपनी ताकतें होती हैं जिसके लिए वो सीधे केंद्र को जवाबदेह नहीं होती। दोनों सरकारें अपने अपने दायरे में लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। अच्छा, तो इसकी कुछ खास पहचान भी होंगी? मतलब कैसे पता चले कि कोई व्यवस्था संघीय है या नहीं? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, सरकार के कम से कम 2 स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य। 2 स्तर, ठीक है। कई बार तीसरा स्तर भी होता है, जैसे हमारे यहाँ पंचायतें और नगरपालिकाएं हैं। दूसरी, हर स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर राज करती है, पर कानून बनाने, टैक्स लगाने और प्रशासन चलाने का उनका अपना अपना दायरा होता है, जुरिस्डिक्शन जैसे कहते हैं। और ये दायरे तय कौन करता है? क्या ये सिर्फ एक आपसी समझ है? नहीं, ये बहुत अहम है। तीसरी बात यही है कि हर स्तर की सरकार का वजूद और अधिकार संविधान में लिखा होता है, उसकी गारंटी होती है। संवैधानिक गारंटी, ठीक। चौथी बात, संविधान के जो बुनियादी नियम हैं, उन्हें कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता। केंद्र और राज्य दोनों की सहमति चाहिए होती है। अच्छा, तो ये तो काफी मजबूत व्यवस्था लगती है। पर अगर मान लीजिए अधिकारों को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो? यहीं आती है पांचवी बात, अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट। वो संविधान की व्याख्या करती हैं और सरकारों के बीच विवाद सुलझाने में अंपायर की भूमिका निभाती है। ताकि वो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहें, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। इसे वित्तीय स्वायत्तता कहते हैं। तो मतलब इसके 2 बड़े मकसद हुए, एक तो देश को एकजुट रखना, राष्ट्रीय एकता जिसे कहते हैं जी। और दूसरा अलग अलग क्षेत्रों की पहचान और जरूरतों का सम्मान करना, मतलब क्षेत्रीय विविधता को संभालना। बिल्कुल, ये दोहरे उद्देश्य हैं और ये तभी मुमकिन है जब आपसी भरोसा हो और साथ मिलकर रहने का एक समझौता, एक तरह का अग्रीमेंट हो। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि संघ बनाने के 2 मुख्य रास्ते होते हैं। एक है साथ आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। साथ आकर कैसे? जहाँ पहले से आजाद राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं अपनी सुरक्षा और ताकत बढ़ाने के लिए, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, हाँ, यूएसए। यहाँ आमतौर पर राज्यों के पास बराबर ताकत होती है और वो केंद्र से ज्यादा मजबूत भी हो सकते हैं। और दूसरा रास्ता? दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ एक बड़ा देश अपनी अंदरूनी विविधता को देखते हुए खुद ही अपनी ताकत को केंद्र और राज्यों में बांट सकता है। जैसे भारत? हाँ, भारत, स्पेन, बेल्जियम इसके उदाहरण हैं। इसमें अक्सर केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली होती है और कुछ राज्यों को विशेष दर्जा या ज्यादा अधिकार भी मिल सकते हैं। चलिए, अब भारत पर आते हैं। आज़ादी और बंटवारा का मुश्किल दौर था। बहुत सी रियासतें भारत में शामिल हुई। हमारे संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी। संघीय देश या फेडरेशन शब्द सीधे इस्तेमाल नहीं किया। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, जैसा स्रोत में भी इशारा किया गया है।
क्या हमारे संविधान बनाने वालों को संघवाद पता नहीं था? देखिए, ये सवाल वाजिब लगता है, पर अगर हम उन विशेषताओं को देखें जिनकी हमने अभी बात की, दो या ज्यादा स्तर की सरकार, शक्तियों का बंटवारा, संवैधानिक गारंटी, अदालतों की भूमिका, हाँ, वो सब तो है। ये सब भारत पर लागू होते हैं। संविधान ने शुरू में दो स्तर दिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में तीसरा स्तर भी जुड़ा। तो ढांचा तो संघीय ही है ना? हाँ, लगता तो है, पर वो शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शायद उस वक्त की परिस्थितियों, बंटवारे के घाव और देश को एक रखने की मजबूत इच्छा के कारण यूनियन शब्द पर ज्यादा जोर दिया गया, जो एकता दिखाता है। लेकिन व्यवस्था का मूल चरित्र तो संघीय ही है। और ये जो शक्तियों के बंटवारे की बात हुई, वो भारत में कैसे किया गया है? ये दायरे कैसे तय हैं? बहुत साफ तरीके से संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, जो बताती हैं कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। 3 सूचियां? जी। पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें वो मामले हैं जो पूरे देश के लिए अहम है, जैसे देश की रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, बैंकिंग, संचार। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की। बिल्कुल। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें राज्य या स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, खेती, व्यापार, सिंचाई। इन पर सामान्यतः सिर्फ राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। अच्छा। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों की नजर रहती है, जैसे शिक्षा, जंगल, मजदूर संघ, शादी ब्याह, गोद लेना। इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिया और उनमें टकराव हो गया तो फिर किसका चलेगा? ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून ही माना जाएगा। अच्छा, तो यहाँ केंद्र का पलड़ा भारी है। और एक बात और, कुछ ऐसे विषय भी हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, खासकर वो जो संविधान बनने के बाद सामने आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाँ, वो तो तब थे ही नहीं। सही कहा। इन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। तो ये सब तो साथ लेकर चलने वाले संघवाद की तरफ ही इशारा करता है, जहाँ केंद्र ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। और आपने कहा था कि इसमें राज्यों के पास अलग-अलग ताकतें हो सकती हैं। भारत में ऐसा है क्या? हाँ, भारत में ऐसा है। सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है। अनुच्छेद 371? जी, ये उनकी खास सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की वजह से है, ताकि वहां के मूल निवासियों की जमीन, संस्कृति और सरकारी नौकरियों में उनके हितों की रक्षा हो सके। अच्छा, यानी जरूरत के हिसाब से कुछ लचीलापन रखा गया है। हाँ। और दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनके पास राज्यों से भी कम ताकत है, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़। बिल्कुल। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। ये इलाके इतने छोटे हैं कि इन्हें अलग राज्य बनाना मुश्किल था, या इनकी अपनी अलग पहचान थी जिसे बनाए रखना था, और किसी मौजूदा राज्य में मिलाना भी ठीक नहीं समझा गया। तो इनका शासन कौन देखता है? इनका शासन सीधे केंद्र सरकार चलाती है। दिल्ली और पुडुचेरी जैसे कुछ अपवाद हैं जहां विधानसभाएं हैं, पर उनकी शक्तियां राज्यों के मुकाबले सीमित हैं और कई मामलों में केंद्र का दखल ज्यादा रहता है। तो ये जो केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा है, ये सूचियां वगैरह, क्या इसे बदलना आसान है? मान लीजिए केंद्र सरकार चाहे कि पुलिस भी उसी के पास आ जाए, राज्य सूची से हटाकर। नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। संविधान के इस बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए संसद को अकेले ये ताकत नहीं दी गई है। तो फिर कैसे होता है? किसी भी ऐसे बदलाव के लिए पहले उसे संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना होगा। 2/3? ये तो काफी मुश्किल है। हाँ, और इतना ही नहीं, उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी। आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी? बाप रे। जी, तो ये प्रक्रिया काफी जटिल है, ताकि कोई एक पक्ष मनमाने ढंग से इसे बदल न सके। समझ गए। और विवाद सुलझाने के लिए अदालतें हैं ही? हाँ, न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, ये सुनिश्चित करती है कि शक्ति का बंटवारा संविधान के हिसाब से ही चले। और आर्थिक आजादी के लिए टैक्स लगाने का अधिकार भी बटा हुआ है, आपने बताया था। हाँ, संविधान में साफ बताया गया है कि कौन सी सरकार कौन से टैक्स लगा सकती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि दोनों अपने खर्चे और जिम्मेदारियां उठाने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। तो संविधान में तो सब लिखा है, पर क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है? मतलब भारत में संघवाद असल में कैसे चला? कागज पर तो ठीक है, पर व्यवहार में? ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ संवैधानिक प्रावधान काफी नहीं होते।
भारत में संघवाद की कामयाबी का असली श्रेय शायद हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के तरीके को जाता है। लोकतांत्रिक राजनीति कैसे? संघवाद की भावना मतलब स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान, विविधता को कबूल करना और साथ मिलकर रहने की इच्छा, ये सब हमारी राजनीति के जरिए ही मजबूत हुए हैं। ये कोई लिखी हुई चीज नहीं है, ये व्यवहार में दिखता है। खोलेंगे, व्यवहार में ये कैसे दिखा? कुछ उदाहरण है? हाँ, कई उदाहरण हैं। पहला और शायद सबसे अहम, भाषाई राज्य बनाना। 1947 के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग उठी। ये हमारे लोकतंत्र का पहला बड़ा इम्तिहान था। हाँ, ये तो सुना है, पर डर भी तो रहा होगा कि इससे देश बंट ना जाए। एक भाषा मतलब एक अलग देश, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। शुरू में कुछ नेताओं को ये डर था, इसीलिए कुछ समय तक केंद्र सरकार ने इसे टाला भी। लेकिन तजुर्बे ने दिखाया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश ज्यादा एकजुट हुआ, टूटा नहीं। प्रशासन भी आसान हो गया। अच्छा, तो डर गलत साबित हुआ? हाँ, काफी हद तक। बाद में कुछ राज्य संस्कृति, भूगोल या जातीयता के आधार पर भी बने, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो ये दिखाता है कि हमने विविधता को स्वीकार किया। और भाषा को लेकर और क्या नीतियां अपनाई गईं? श्रीलंका वाली गलती से बचने के लिए जहां एक भाषा थोपने की कोशिश हुई। ये दूसरा अहम पहलू है भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी तो है? नहीं, हिंदी को राजभाषा माना गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नहीं। और हिंदी भी सिर्फ करीब 44% भारतीयों की मातृभाषा है, 2011 जनगणना के हिसाब से। अच्छा, सिर्फ 44%? जी, इसलिए बाकी भाषाओं की हिफाजत के बहुत से इंतजाम किए गए। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा 22 और भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित भाषाएं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या सरकारी कामकाज में इनका इस्तेमाल होता है? हाँ, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए होने वाले इम्तिहान उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में दे सकता है। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं और राज्यों का सरकारी काम ज्यादातर उसी भाषा में होता है। तो ये तो काफी लचीलापन है। बिल्कुल। शुरू में तय हुआ था कि 1965 के बाद सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कई गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसका विरोध किया। खासकर तमिलनाडु में काफी आंदोलन हुए। हाँ, वो सुना है। तो फिर क्या हुआ? अंग्रेजी बंद हुई? नहीं, केंद्र सरकार ने फिर लचीलापन दिखाया और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी सरकारी कामों में इस्तेमाल करते रहने की इजाजत दी। कई लोग मानते हैं कि इस लचीलेपन ने भारत को उस तरह के टकराव से बचा लिया जैसा श्रीलंका में भाषा को लेकर हुआ। सही बात है। ये जानना भी जरूरी है कि अंग्रेजी सिर्फ 0.02% लोगों की मातृभाषा है, पर करीब 11% लोग इसे जानते हैं। जी, बिल्कुल। तीसरा पहलू जो अक्सर चर्चा में रहता है, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे जैसे आज हैं? मतलब रिश्तों में उतार चढ़ाव आया है? हाँ, बिल्कुल आया है। इसमें काफी बदलाव आया है। देखिए, लंबे समय तक देश में ज्यादातर राज्यों और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार रही। हाँ, कांग्रेस का दौर था। जी, इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकारों ने अक्सर अपनी स्वायत्तता का उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जैसा संघीय व्यवस्था में होना चाहिए था। वो केंद्र के निर्देशों पर ज्यादा चलते थे। मतलब केंद्र का दबदबा ज्यादा रहा। हाँ, और खासकर जब किसी राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार बनती थी तो केंद्र सरकार कई बार संविधान का गलत इस्तेमाल करके उसे बर्खास्त करने या उसकी शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करती थी। अच्छा, ये तो संघवाद की भावना के खिलाफ हुआ। बिल्कुल, इससे संघवाद की भावना को चोट पहुंचती थी। स्रोत में दिए गए कार्टून भी शायद इसी दौर की तरफ इशारा करते हैं। एक में राज्य का नेता केंद्र से कटोरा लेकर अधिकार मांग रहा है। हाँ, वो देखा है मैंने। लेकिन 1990 के बाद हालात बदले, है ना? हाँ, 1990 के बाद कैसे? बिल्कुल, 1990 के बाद देश में क्षेत्रीय पार्टियों का जबरदस्त उभार हुआ। इसी दौर में केंद्र में गठबंधन सरकारों, कोलिशन गवर्नमेंट्स का युग शुरू हुआ। अच्छा, मतलब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। सही कहा। किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलना बंद हो गया तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाना पड़ा, मजबूरी में ही सही। इसका असर केंद्र राज्य रिश्तों पर क्या पड़ा? असर ये हुआ कि सत्ता के बंटवारे की एक नई संस्कृति पैदा हुई। केंद्र सरकार को अब राज्यों की स्वायत्तता का ज्यादा सम्मान करना पड़ा क्योंकि सहयोगी दल अक्सर राज्यों के ही नेता होते थे। हाँ, उनकी बात सुननी पड़ती होगी। बिल्कुल। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों ने भी केंद्र सरकार के लिए मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को गिराना मुश्किल बना दिया।
दूसरा कार्टून शायद इसी गठबंधन की राजनीति की चुनौतियों को दिखाता है, जहां कुर्सी संभालना मुश्किल हो रहा है। हाँ, वो भी देखा है। तो कह सकते हैं कि आज संघीय सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के शुरुआती दिनों के मुकाबले ज्यादा मजबूत और प्रभावी है। तो हमने केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की बात की, लेकिन भारत तो राज्यों के अंदर भी बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य तो कई देशों से बड़े हैं। सही कहा आपने। क्या सत्ता का बंटवारा यहीं रुक जाता है या और नीचे तक जाता है? नहीं, और यही विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का विचार आता है। भारत के कई राज्य तो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं, आबादी में भी और विविधता में भी। जैसे आपने कहा, उत्तर प्रदेश की आबादी रूस से ज्यादा है, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। जी हाँ, और इन राज्यों के अंदर भी भारी विविधता है। इसलिए महसूस किया गया कि शासन का एक तीसरा स्तर भी होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर। तीसरा स्तर, विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता को और नीचे ले जाना, केंद्र और राज्य से भी नीचे। हाँ, बिल्कुल। जब केंद्र और राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों यानी गांवों में पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं को दी जाती हैं, तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके पीछे सोच क्या है? क्यों जरूरी है ये? इसके पीछे सीधी सी सोच ये है कि बहुत सारे मसले और समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छे से हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्थानीय लोगों को बेहतर जानकारी होती है अपने इलाके की। बिल्कुल। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की, जरूरतों की ज्यादा अच्छी समझ होती है। उन्हें ये भी पता होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और चीजों को ज्यादा असरदार तरीके से कैसे चलाना है। और शायद लोग जुड़ाव भी महसूस करते होंगे। हाँ, साथ ही इससे लोगों को फैसलों में सीधे भाग लेने का मौका मिलता है। ये लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करता है। स्थानीय सरकार यानी स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का एक अहम सिद्धांत माना जाता है। क्या ये स्थानीय स्वशासन हमेशा से था भारत में? पंचायतें वगैरह तो पुरानी लगती हैं। वहाँ गांव में पंचायतें और शहरों में नगरपालिकाएं तो थीं, पर वो नाम मात्र की थीं। असल में वो सीधे राज्य सरकारों के कंट्रोल में थीं। उनके चुनाव नियमित नहीं होते थे और उनके पास ना तो अपनी कोई खास ताकत थी, ना ही पैसा या संसाधन। मतलब असली विकेंद्रीकरण नहीं था। तो फिर बड़ा बदलाव कब आया? बड़ा बदलाव आया 1992 में। संविधान में एक बड़ा संशोधन किया गया ताकि लोकतंत्र के इस तीसरे स्तर को ज्यादा ताकतवर और असरदार बनाया जा सके। 1992 का संशोधन, इसमें क्या खास था? कई अहम बातें थीं। पहली, अब स्थानीय निकायों जैसे पंचायत, नगरपालिका के चुनाव नियमित रूप से हर 5 साल में कराना कानूनी मजबूरी है। अच्छा, नियमित चुनाव। दूसरी, निर्वाचित सीटों में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण है। आरक्षण भी? और महिलाओं के लिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3? ये तो बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और चुनाव निष्पक्ष हों, इसके लिए हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। और क्या राज्य सरकारों को अब इन्हें कुछ शक्तियां और पैसा भी देना पड़ता है? पहले तो नहीं देते थे। हाँ, अब ये कानूनन जरूरी है। राज्य सरकारों को अपनी कुछ शक्तियां और राजस्व स्थानीय निकायों के साथ बांटना पड़ता है। हालांकि ये कितना और कैसे बांटा जाएगा, इसकी प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग है। ये एक चुनौती भी है। अच्छा, तो ये स्थानीय सरकार दिखती कैसी है? गांव और शहर में क्या फर्क है? गांव के स्तर पर इसे पंचायती राज कहते हैं। हर गांव में या कुछ छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत होती है। इसमें चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं, और एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच या प्रधान कहते हैं। और इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव गांव के सभी वयस्क वोटर सीधे करते हैं। ये पंचायत पूरे गांव के लिए फैसले लेती है। और इस पर नजर कौन रखता है? कहीं ये मनमानी ना करने लगे? हाँ, इसके लिए ग्राम सभा होती है। गांव के सभी वोटर इसके सदस्य होते हैं। साल में कम से कम 2-3 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, जिसमें ये पंचायत के बजट को मंजूरी देती है और उसके कामकाज की समीक्षा करती है। यानी पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल। फिर कई ग्राम पंचायतों को मिला के पंचायत समिति या ब्लॉक मंडल बनता है, और जिले की सभी पंचायत समितियों को मिला के बनती है जिला परिषद। इसके ज्यादातर सदस्य चुने हुए होते हैं और इसमें उस जिले के सांसद, विधायक और जिले के कुछ अन्य अधिकारी भी सदस्य होते हैं। ये तो गांव की बात हुई। और शहरों में? शहरों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। छोटे शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं और बड़े शहरों में नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। इनके भी मुखिया और सदस्य वार्ड पार्षद
चुने हुए होते हैं। नगरपालिका के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगरपालिका के प्रमुख को आमतौर पर नगरपालिका अध्यक्ष म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं और नगर निगम के ऐसे अधिकारी को मेयर कहा जाता है। मेयर। हाँ, सुना है। ये तो बहुत बड़ा ढांचा लगता है, मतलब गांव से लेके शहर तक चुने हुए प्रतिनिधि। बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए, ये दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में मिलाकर करीब 36 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 36 लाख? ये तो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। सही कहा। इस व्यवस्था ने निश्चित रूप से लोकतंत्र को भारत में और गहरा किया है, जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। खासकर महिलाओं की भागीदारी और आवाज इससे बहुत बड़ी है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? क्या ये संस्थाएं वाकई ताकतवर हैं? स्रोत कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करता है ना? हाँ, ये सच है। सफलताएं हैं, पर चुनौतियां भी कम नहीं है। चुनाव तो नियमित होते हैं और लोग उनमें उत्साह से भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभा की बैठकें अक्सर नियमित रूप से नहीं होती। अच्छा। और सबसे बड़ी समस्या शायद ये है कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने अभी भी स्थानीय सरकारों को न तो जरूरी शक्तियां पूरी तरह से दी हैं और न ही पर्याप्त पैसा या संसाधन ट्रांसफर किए हैं। मतलब कानून तो बन गया, पर अमल में कमी है। हाँ, कह सकते हैं। वो अभी भी बहुत हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। इसलिए हम स्थानीय स्वशासन के आदर्श से अभी भी काफी दूर हैं। काम अभी बाकी है। स्रोत में ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर का उदाहरण भी है, जहां बजट बनाने में आम लोग भाग लेते हैं। कुछ वैसा यहाँ हो सकता है? हाँ, वो एक बहुत प्रेरणादायक प्रयोग है। सहभागी बजटिंग, पार्टिसिपेटरी बजटिंग। वहाँ लोग मिलकर तय करते हैं कि शहर का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और ज़रूरतें बेहतर ढंग से पूरी होती हैं। केरला में भी स्थानीय स्तर पर योजना बनाने और विकास में लोगों को शामिल करने के काफ़ी अच्छे प्रयोग हुए हैं। तो संभावनाएं तो हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब लोगों को वास्तव में ताकत मिलती है तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। तो आज हमने संघवाद को समझने की एक कोशिश की। ये क्या है, इसके क्या रूप हैं, भारत में इसका क्या रूप है, राज्यों का संघ, 3 सूचियां, विशेष दर्जे, या असल में काम कैसे करता है, भाषा के आधार पर राज्य भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध, और फिर सत्ता को नीचे तक ले जाने यानी विकेंद्रीकरण की कहानी को भी समझा, उसकी सफलताओं और चुनौतियों के साथ। जी, सार यही है कि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संघवाद एक जरूरी संतुलन बनाने का तरीका है, केंद्र की ताकत और राज्यों की अपनी पहचान और जरूरतों के बीच। ये एकता और विविधता को एक साथ साधने की कोशिश है, और ये कोशिश खासकर स्थानीय स्तर पर लगातार जारी है। इसे और बेहतर बनाने की जरूरत हमेशा रहेगी। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो स्रोत से ही निकलता है। स्रोत बताता है कि 1992 में स्थानीय सरकार को मजबूत करने के लिए सुधार हुए, पर यह भी नोट करता है कि राज्यों ने अभी तक पूरी तरह से शक्तियां और संसाधन नहीं दिए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के असली मकसद को पाने के लिए, उसे वाकई सशक्त बनाने के लिए अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।